दोस्तों, रागनी आज बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में अपने घर का सारा काम कर रही होती है। दोस्तों, वह झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, पोछा लगाती और घर का सारा काम करती और बदले में उसको वो इज्जत भी नहीं मिलती थी। जहाँ से भी उसके ससुराल वाले आते, सास अलग उसे सुनाने लगती, ससुर उसे अलग सुनाता और उसकी जो ननद थी, वो अलग उसे सताती रहती और जब भी उसका पति आता तो पति की अलग ही फरमाइश रहती और सारे लोग उसे दहेज के लिए सताने लगते हैं। दोस्तों, दहेज 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 जब देखो तब उसे दहेज के लिए ही प्रताड़ित करते रहते। दोस्तों, वो जो लड़की थी रागनी, वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि वो राजेश जो था उसका पति भी उसे दहेज के लिए बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहता। दोस्तों, वो परेशान हो जाती है और एक दिन परेशान होकर के वह रो ही रही होती है कि तभी उसका देवर आ जाता है। दोस्तों, एक ही था उसके पूरे ससुराल में उसका देवर जो उसके दुख को समझता था और आकर के दिलासा दिलाता है और कहता है कि भाभी, तुम कहीं और चली जाओ क्योंकि इस घर में तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। मेरे माँ-बाप और मेरे भैया बड़े ही क्रूर हैं और बड़े ही निर्दयी हैं। वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, एक दिन बिना ही बताए उस लड़की रागनी का जो पिता होते हैं वो उसके घर चले जाते हैं और रागनी की हालत देख करके वो रोने लगते हैं और रागनी भी अपने पापा को देख करके रोने लगती है। दोस्तों, उसके पापा रागनी को इस हाल में देख करके तुरंत अपने साथ अपनी गाड़ी पर बिठाते हैं और अपने घर की बजाय थाने लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, अब रागनी के पापा क्या करने वाले हैं और रागनी के साथ आगे क्या होने वाला है, वीडियो में पता चल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है रागनी नाम की लड़की की। दोस्तों, रागनी की जो शादी होती है वो राजेश नाम के लड़के से बड़ी ही धूमधाम से तय हो जाती है। दोस्तों, शादी तय हो जाती है और बारात में जितने भी लोगों को आना था वो सारी लिस्ट मिल जाती है और सब कुछ हो जाता है। 10 दिन बच जाते हैं शादी के। दोस्तों, शादी के 10 ही दिन बचे थे कि सारे लोगों को बड़ी ही धूमधाम से तैयारी चल रही थी। इधर रागनी का एक भाई जो बड़ा भाई होता है वो निमंत्रण बांटने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जा ही रहा होता है कि उसका एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, उसका भारी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। दोस्तों, इधर रागनी के पापा उसे लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। दोस्तों, इधर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और उसके पापा जब 3 दिन शादी बचती है तो वो लड़के वालों के पास फोन करते हैं और फोन करने के बाद उनसे बताते हैं कि मैं आपके कहे अनुसार दहेज नहीं दे सकता क्योंकि मौके पर मेरा लड़का हॉस्पिटल में है और उसको एडमिट करके मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो सारा पैसा इसके दवा में खर्च हो गया। मैं आपकी डिमांड 1 साल के बाद पूरा कर दूंगा और वो सारी चीजें जो मैंने आपसे बोला है, गाड़ी, चैन, अंगूठी और वो नगद के 1 लाख रुपए भी मैं सब आपको दे दूंगा। अभी जो हो पाएगा मैं वो सारी चीजें देने की कोशिश करूंगा और जो भी रह जाएगा वो मैं शादी के बाद आपको चुका दूंगा। दोस्तों, ये सारी बातें वो अपने समधी से और लड़के से फोन पर कर लेते हैं। दोस्तों, पहले तो लड़का शादी से मना कर देता है क्योंकि वो लड़का एक डॉक्टर था। दोस्तों, एमबीबीएस डॉक्टर होने के साथ-साथ वो लड़का बड़ा ही घमंडी और लालची था। दोस्तों, दहेज का वो लोभी था और दहेज ना मिलने की वजह से उसने बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। अरे, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो मुझे जो तुमने बोला है गाड़ी, चैन, अंगूठी और नगद के 1 लाख रुपए, वो सारी चीजें तो मुझे मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, लड़की का बाप गिड़गिड़ाने लगता है और अपने हाथ को जोड़ करके फोन पर उनसे मिन्नतें करने लगता है कि बेटा, वो सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, बस 1 साल का समय ही तो मांग रहा हूं। दोस्तों,
पहले तो लड़के ने मना कर दिया था, लेकिन लड़के के रिश्तेदार और घर वालों ने उसे जब मनाया तो वो मान गया। दोस्तों वो शादी के लिए मान जाता है और आता है, शादी भी होती है, लड़की की विदाई भी हो जाती है। दोस्तों विदाई के टाइम वो जो लड़का था उससे उसके ससुर यानी कि लड़की के जो बाप थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके सारी व्यथा बता दी और बोला कि बेटा 1 साल का टाइम मुझे दे दो, उसके बाद ये सारा पैसा मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा और तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरा कर दूँगा। दोस्तों लड़का मान करके लड़की की विदाई कराता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों घर जाने के बाद 15 दिन के ही भीतर वो जो लड़का होता है, वो रागिनी को सताने लगता है। दोस्तों राजेश दहेज लोभी था और पैसों का बहुत ही लालची था और वह अपनी पत्नी रागिनी को बार-बार बोलता कि तू अपने पापा से बोल दे कि इसी महीने मुझे गाड़ी दे दें, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल में जाता हूँ तो आने-जाने में दिक्कत होती है। तेरे पापा को गाड़ी तो देना ही है, तो 1 साल बाद क्यों, अभी ही दे दें, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। वो जो लड़की रागिनी थी, वो बार-बार अपने पति से एक ही बात बोलती कि पापा के पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा भाई के इलाज में लगा दिया है। 1 साल का टाइम उन्होंने आपसे लिया है, तो 1 साल के भीतर वो आपको दे देंगे। अभी मैं कैसे कह सकती हूँ? दोस्तों फिर वह उसे डाँटने लगता और उसे भला-बुरा कहने लगता कि बड़ी शर्मीली बन रही है। तेरे पापा ने 1 रुपए भी नहीं दिया और फिर भी इस घर में ठाठ से रह रही है। दोस्तों उसको आए दिन ताना देते रहते। उसकी माँ भी, उसकी बहन भी और लड़का भी और लड़के का बाप भी। दोस्तों 15 दिन के बाद लड़की के जो बाप होता है, वो अपनी लड़की को बुलाने आता है। दोस्तों वह बुलाने के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि बेटा मैं तुझे बुलाने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, अब शादी में ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन उसकी जो सास होती है वो लड़की से इशारा करती है कि बोल दे कि आते टाइम बाइक लेकर ही आएँगे आएँगे। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो शर्म के मारे नहीं बोलती और फ़ोन को रख देती है। दोस्तों जैसे ही फ़ोन रखती है, वो जो लड़का राजेश था, वो उसके गाल पर एक जोरदार चमाटा मार देता है और कहता है कि बदतमीज़, जब मैंने तुझे बोला था कि बोल दे अपने पापा से कि आते टाइम बाइक लेते आएँगे, तो तूने क्यों नहीं बोला? दोस्तों वह रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मुझे पता है पापा इस समय कितनी ज़्यादा गरीबी और कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भाई का इलाज जो उन्होंने कराया है, वैसे भी उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और एक और परेशानी मैं उनको नहीं देना चाहती। दोस्तों इतना कहने के बाद उसका जो पति था राजेश, उसे 2-4 झापड़ और मारता है और गुस्सा होकर के घर से चला जाता है। दोस्तों रागिनी अपने कमरे में जाकर के रोने लगती है और रोते हुए यही सोच रही थी कि यार ये कौन-सा घर मुझे मिल गया है और कैसा पति मिल गया है। शादी ही अभी हुई है, शादी के ही टाइम पे वो मुझे इतना मार रहा है, इतना पीट रहा है, मेरा तो इस घर में ज़िंदगी कैसे बीतेगी? दोस्तों वह अपने बाप के साथ अपने घर जाती है और जाने के बाद वह कहती है कि पिताजी अब मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। दोस्तों उसका बाप उसे मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि बेटा लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। ऐसा इसका मतलब नहीं कि तू अपने ससुराल को बिल्कुल एकदम से छोड़ दे। दोस्तों वह अपने बाप के कहने से दोबारा उस घर में जाती है, लेकिन दोबारा जाने के बाद उसकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। दोस्तों घर का सारा काम उसकी ही ज़िम्मे छोड़ दिया जाता था। रागिनी ही सारा काम करती, खाना बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू, पोछा, घर का सारा काम करना, सारे लोगों के कपड़े धुलना, सारा काम उसको दे दिया जाता है। दोस्तों रागिनी सारा काम करती और घर का सारा काम करते हुए 2 जानवर भी थे और उन भैंस का नहलाना, धुलाना, उनका दूध निकालना, खिलाना-पिलाना सारी ज़िम्मेदारियाँ रागिनी के ही ऊपर सौंप दी जाती है। दोस्तों उसके घर वाले सोच रहे थे कि ये अपना दहेज नहीं लेकर आई है, तो सारा काम करेगी तभी इसका होश ठिकाने आएगा।
दोस्तों वह दुबली पतली हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी। दोस्तों क्योंकि उसको इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा था और उसकी शरीर ये सहन नहीं कर पा रही थी कि उससे पहले ही उसकी थकाई कम ना हो, उससे पहले ही भोर हो जाती और फिर से उसको काम में लग जाना पड़ता। दोस्तों 1 महीने में रागिनी बिल्कुल टूट सी गई थी और बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। दोस्तों उसी बीच में उसके पिताजी बिना बताए ही एक दिन उसके घर पर आ जाते हैं। दोस्तों रागिनी फटे पुराने कपड़े में झाड़ू पोछा कर रही थी और जब उसने सुना कि मेरे पापा आ गए हैं और उसके पापा उसके सामने ही खड़े थे, क्योंकि बाहर ही वो झाड़ू पोछा और जानवरों को नहलाने धुलाने का काम कर रही थी। दोस्तों उसके पापा जब रागिनी की ये हालत देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वह रागिनी की हालत पर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी तूने कभी एक शब्द भी नहीं बताया कि मुझे वहां इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वह तुरंत अपनी लड़की को अपनी बाइक पे बिठाते हैं और लेकर के घर के बजाय थाने में चले जाते हैं। दोस्तों थाने जाने के बाद वो सारी घटना थाने पर बताते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को निर्णय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों वो जो सिपाही होते हैं उसकी कंप्लेन लिखते हैं और उस लड़के के घर पर उसको पकड़ते हैं और दहेज की प्रथा में उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों इधर रागिनी आती है और दिन दूना रात चौगुना मेहनत करके फिर से पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों पढ़ाई करते-करते वह एक टाइम ऐसा आता है कि वह पढ़ने में बहुत ही तेज हो जाती है और एक टीचर बन जाती है। दोस्तों टीचर बनने के बाद वह एक और भी टीचर था, उस टीचर से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों एक ही स्कूल में दोनों लोग पढ़ाते थे और एक टीचर ये और एक टीचर वो लड़का, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों रागिनी अब टीचर बन चुकी थी और अच्छा पैसा कमाने लगी थी, तो उसकी जो दोस्ती हुई थी, वो एक सुरेश नाम के लड़के से हुई थी और वह भी टीचर था, तो दोनों की शादी की बात तय हो जाती है। दोस्तों सुरेश के जो पापा थे, वो एक बड़ी ही हॉस्पिटल के मालिक थे। दोस्तों उनकी ही हॉस्पिटल थी और वो हॉस्पिटल के मालिक थे और वो हॉस्पिटल के मालिक बेटा टीचर और बहू भी टीचर, तो शादी के लिए हाँ कर देते हैं और सुरेश और रागिनी की शादी हो जाती है। दोस्तों सुरेश और रागिनी की शादी हो जाती है और रागिनी अपने ससुराल आती है। दोस्तों इधर वो लड़का किसी तरीके से जेल से छूटता है और फिर से अपनी डॉक्टरी की काम करने लगता है। दोस्तों वो जहाँ पे डॉक्टरी कर रहा था, वो डॉक्टरी कोई और नहीं थी, वो सुरेश के ही पापा की हॉस्पिटल था, जिसमें वो लड़का राजेश काम कर रहा था। दोस्तों राजेश जब सुरेश की शादी में जाता है और शादी में जाने के बाद वो जब गिफ्ट देने जयमाल स्टेज पर जाता है, तो उस लड़की को देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, वो लड़की रागिनी थी, जिससे उसकी शादी हुई थी और उसने दहेज के नाम पर उसको बहुत ही ज्यादा सताया था। दोस्तों वह रागिनी को देख करके दंग रह जाता है और रागिनी उसे देख करके सुरेश से पूछने लगती है कि ये लड़का कौन है? तो वह सुरेश बताने लगता है कि ये मेरे ही हॉस्पिटल में अभी पिछले 1 साल से जूनियर डॉक्टर का काम कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। दोस्तों वो जो लड़की होती है अब शादी करके सुरेश के घर आती है और हॉस्पिटल में उसका आना-जाना लगा रहता है। दोस्तों जब भी वह हॉस्पिटल जाती है तो वो जो लड़का राजेश है उसे देखकर अपनी नज़रें छुपा लेता है और अपनी निगाहें नीचे करके बच करके उससे निकल जाता है। दोस्तों आज रागिनी अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई के दम पर उसी हॉस्पिटल की मालिक बनी हुई है, जिस हॉस्पिटल में उसका तलाकशुदा पति काम करने की तलाश में है। दोस्तों आने वाले टाइम में वो लड़का शर्म से पानी-पानी हो जाता है और आकर के रागिनी से माफ़ी भी माँगता है और माफ़ी माँगते हुए कहता है कि रागिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, हमारे घर वालों ने गलत किया, आज उसी की वजह से हमारी शादी भी नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से मैं वैसे ही घूम रहा हूँ और जहाँ भी बात चलती है तो शादी से लोग
मना कर देते हैं। दोस्तों रागिनी कहती है ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों फिर वो लड़का धीरे-धीरे उस हॉस्पिटल को छोड़ करके किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाकर के काम करने लगता है और रागिनी और सुरेश की जो ज़िंदगी थी वो हसीन हो जाती है और आने वाले टाइम में ये दोनों हँसी-खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? दहेज लोभियों के प्रति ये जो कहानी है वो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे समाज को दहेज मुक्त बनाने के लिए आप सबका भी साथ चाहिए। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।